हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेबिट क्रेडिट विद सरिता। जैसा कि आपको पता है, अभी हमारी यूजीसी नेट कॉमर्स में अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट के लास्ट 5 इयर्स एग्ज़ाम के एमसीक्यू सीरीज चल रही है। अगर आपको कमिंग वीडियोस का अपडेट चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। और आज हम इस सीरीज़ का हमारा डे 2 है और क्वेश्चन 11 से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले साथ में रीड करना स्टार्ट करेंगे, जिससे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए। फर्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। इनमें से कौन ऐसा है जो ऑडिटर बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं है? An individual who is a chartered accountant who holds a certificate of practice as a CA Act 1949 मीन्स एक ऐसा इंडिविजुअल जो CA है और साथ में सर्टिफाइड मतलब उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी है, तो ये फुली क्वालिफाइड है। क्वेश्चन में नॉट क्वालिफाइड पूछा गया है। A limited liability partnership firm which has all the partners as a chartered accountant मीन्स कोई ऐसी LLP फर्म जिसमें सारे पार्टनर्स उसके CA हैं, तो ये भी ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल है। ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु इज़ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री होल्डर टू मीन्स कंपनी का कोई ऐसा ऑफिसर और एम्प्लॉय ये ऑडिटर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? ऑफिसर और एम्प्लॉय कंपनी का, उस कंपनी का एक ऑडिटर क्यों नहीं बन सकता? इसलिए क्योंकि ऑडिटर बनने के लिए सबसे पहले उस पर्सन के पास इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, ताकि वो अपनी जो ओपिनियन है उसको इंडिपेंडेंटली दे सके। और जो भी ऑफिसर और एम्प्लॉय होते हैं कंपनी के, उनके पास सीनियर्स का प्रेशर होता है, तो वो अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन है वो नहीं दे सकते, इसलिए ये क्वालिफाइड नहीं होते ऑडिटर बनने के लिए। एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट whose अपॉइंटमेंट विल रिजल्ट इन द पर्सन बीइंग द ऑडिटर ऑफ मोर देन 10 कंपनीज मीन्स वो CA जिसकी अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर कंपनी में हो रही है, और अगर उसने जो उसकी ऑडिट लिमिट्स हैं वो क्रॉस कर गई, तो वो ऑडिटर बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि कोई भी जो ऑडिटर है उसका कुछ मैक्सिमम ऑडिट लिमिट्स होती हैं उसके पास। जैसे कंपनीज की 20 लिमिट्स डिसाइड कर रखी हैं कि कोई भी जो CA है वो एज एन इंडिविजुअल 20 कंपनी से ज़्यादा कंपनीज की ऑडिट नहीं कर सकता। ये भी डिस्क्वालीफाई हो गया। तो C और D इसका राइट आंसर है, C और D। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड फॉर कैलकुलेटिंग और ascertaining द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए वैलिड मेथड्स हैं। नेट पेमेंट मेथड वैलिड है बिल्कुल, इससे परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते हैं नेट पेमेंट मेथड से। नेट एसेट्स मेथड भी मेथड है इसका। और ग्रॉस रिसिप्ट मेथड, तो ग्रॉस रिसिप्ट मेथड ये वैलिड नहीं है, क्योंकि इस तरह का कोई भी मेथड परचेज कंसिडरेशन के लिए यूज़ नहीं होता। शेयर एक्सचेंज मेथड ये भी एक मेथड है परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेशन का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर। कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो ऑडिटर की ड्यूटी नहीं है? तो सबसे पहला क्वेश्चन इसका है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज प्राइमरीली द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो फिक्स्ड एसेट्स की फिजिकल वेरिफिकेशन करना कि कंपनी के पास रियल में फिक्स्ड एसेट्स हैं या नहीं, जो बैलेंस शीट में शो हैं, वो क्या प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑडिटर की है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन करना एक मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ऑडिटर की नहीं है। नेक्स्ट है, तो ये बाकी तो फिर जब फर्स्ट आंसर करेक्ट है, इसका मतलब अदर ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं। पर एक बार रीड कर लेते हैं साथ में। ऑनरशिप ऑफ फिक्स्ड एसेट्स शुड बी वेरीफाइड बाय एग्जामिनिंग द टाइटल डीड बाय द ऑडिटर मीन्स ऑडिटर है जब वो फिक्स्ड एसेट्स का वेरिफिकेशन करता है, तो क्या वो ओनरशिप को किससे चेक करता है? टाइटल डीड से करता है या नहीं? तो टाइटल डीड से करना चाहिए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑडिटर की है।
ऑडिटर शुड ascertain दैट द assets आर इन द पोजीशन ऑफ एन क्लाइंट। जो कंपनी की एसेट्स हैं वो कंपनी के मतलब कंट्रोल में है, उसके पोजीशन में है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑडिटर की है। नेक्स्ट है द ऑडिटर शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द एसेट्स हैव बीन वैल्यूड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ये भी बिल्कुल अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में असेट्स को शो करना चाहिए। ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है ऑडिटर की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 14, गिव बिलो द 2 स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज रीजन। तो असर्शन पढ़ते हैं, इसका क्या है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंटेन्स सम कर्व आउट्स and 4 conversions with IFRS, some changes applied in India। तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उनमें कुछ कर्व आउट है। तो ये रीज़न बिल्कुल सही है, कर्व आउट बिल्कुल है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। रीज़न है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन इंडिया विद एन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विल नॉट बी IFRS। मीन्स जो इंडियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो IFRS के से डायरेक्टली नहीं बनाए जाते। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके बोथ A और R ट्रू हैं, पर इसका जो R है वो भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है। तो इसका आंसर 1 है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग कॉस्ट बिहेवियर। कौन सा मेथड है जो कॉस्ट बिहेवियर को डिटरमाइन करता है। तो हाई एंड लो मेथड ये भी है, लीस्ट स्क्वायर और रिग्रेशन मेथड, इसको भी ये भी हमारा इस मेथड है डिटरमाइन करने का कॉस्ट को। और अकाउंटिंग और एनालिटिकल अप्रोच ये भी है। नो पैरामेट्रिक मेथड ये नहीं है। तो बाकी A B C तीनों मेथड्स हैं। तो इसका आंसर है राइट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो सबसे पहले दे रखा है हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो होगा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसका क्या रीज़न है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है, सबसे पहले हम कोई भी जब प्रोडक्शन करते हैं तो उसकी एक कॉस्ट डिसाइड करते हैं कि इसकी कितनी स्टैंडर्ड कॉस्ट होनी चाहिए। फिर उसको एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करेंगे। अगर दोनों में कुछ ज़्यादा वेरिएंस है तो मैनेजमेंट उस पे ध्यान देती है, और जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं उन पे मैनेजमेंट ध्यान नहीं देती। ज़्यादा वेरिएंस होने पे मीन्स अबनॉर्मल जो डाइवर्जन होता है तो उस पर फोकस करता है मैनेजमेंट। इसलिए इसको मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहते हैं। तो A का हो गया आपका 4। अब B क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू सेल्स माइनस में ये हो जाएगा आपका, उसका माइनस कर देंगे ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल्स। तो सेल्स में से जब ब्रेक इवन सेल्स माइनस कर देते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाता है आंसर। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसका आंसर है 2, B का 2। C क्या है, रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस फाइनेंशियल फोरकास्टिंग और प्लानिंग के लिए यूज होता है, क्योंकि जो रेशियो एनालिसिस का यूज करके हम फ्यूचर प्लानिंग और फोरकास्टिंग करते हैं। तो ऑप्शन C का हो जाएगा फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग फर्स्ट। अब लास्ट बच गया हमारे पास D। जिट क्या होता है, जस्ट इन टाइम। और जस्ट इन टाइम एक इन्वेंट्री कंट्रोल का मेथड है, इन्वेंट्री कंट्रोल करने का। क्योंकि जो जिट में जो रॉ मटेरियल है उसको तभी मंगवाया जाता है जब उसकी ज़रूरत होती है, ताकि इन्वेंट्री को होल्ड करने का कॉस्ट जो है वो कम हो जाए। क्योंकि जब इन्वेंट्री ज़्यादा टाइम तक स्टॉक में रहती है तो उसको मेंटेन उसका केयर करने के लिए उसकी कॉस्ट लगती है, और वेयर हाउस की भी तो कॉस्ट होती है। तो इसलिए उसकी जब ज़रूरत होती है उसी टाइम इन्वेंट्री को मंगवाया जाता है। तो ये इसका आ जाएगा कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट, द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज अंडरलाइंग बेसिस ऑफ। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, तो ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो गोइंग कंसर्न ये होता है, इससे मतलब है जब बिजनेस है
वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा, ऐसा बिजनेस मानता है कि वो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा, वो बंद नहीं होगा। और इसी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बनाए जाते हैं, ताकि जो उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो हम रिकॉर्ड करते हैं, तो रिकॉर्ड किस पे करते हैं, रियलाइजेशन वैल्यू पे करते हैं या कॉस्ट पे करते हैं, किस पे करते हैं। तो जो भी फिक्स्ड असेट्स होती हैं, तो फिक्स्ड असेट्स को हम मान के चलते हैं कि ये उसकी जो यूज़फुल लाइफ है, तो यूज़फुल लाइफ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो लगाते हैं उसकी यूज़फुल लाइफ पर। हम उसकी कॉस्ट को, फिक्स्ड असेट्स की कॉस्ट को उसकी यूज़फुल लाइफ के बेसिस पे ही स्प्रेड कर देते हैं कि 5 ईयर्स चलेगी या 10 ईयर्स चलेगी, उसी के बेसिस पे डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं। तो बिल्कुल ये इसका करेक्ट आंसर आएगा 3, डेप्रिशिएटिंग फिक्स्ड असेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, ये मान के चलते हैं हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट, अरेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डिसीजंस इन मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज। ये कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, कुछ स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को आपको बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन को सीक्वेंस में लगाना पड़ेगा कि सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा स्टेप आता है। तो सबसे पहले आता है मेकिंग ऑफ फोरकास्ट। जब भी कोई प्रोडक्शन करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसकी फ्यूचर में क्या डिमांड रहेगी, उसकी सेल्स कितनी होगी, कितना हमें उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उसका फोरकास्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आता है मेकिंग ऑफ फोरकास्ट। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ की फैक्टर्स। उसके जो की फैक्टर हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे उसके लिमिटेड फैक्टर क्या है, लेबर शॉर्टेज कितनी रहेगी, मशीन कैपेसिटी कितनी है। तो सेकंड स्टेप है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ की फैक्टर्स। नेक्स्ट है कंसिडरेशन ऑफ अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ फोरकास्ट। उसके बाद अगला स्टेप है प्रोडक्शन का कॉम्बिनेशन सोचेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स का हम साथ में प्रोडक्शन कर सकते हैं, कौन से बेटर ऑप्शंस हैं, तो उनको कंसिडर करने पड़ेगा, स्टेप 3। नेक्स्ट है उसके बाद हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे फैक्टर्स का, मीन्स बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे, तो नंबर 4 पे आएगा। और लास्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ बजट। जब सब कुछ डिसाइड हो जाएगा उसके बाद हम फाइनली बजट तैयार करेंगे जो सिलेक्टेड प्लान है उसके बेसिस पे। तो लास्ट स्टेप आएगा प्रिपरेशन ऑफ बजट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। लास्ट क्वेश्चन है, इफ एक्टिविटी रेशियो ऑफ अ फर्म इज 80% एंड कैपेसिटी रेशियो इज 120%, फाइंड आउट इट एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो पूछा है, आपके पास ये 2 रेशियोज दिए हुए हैं और तीसरा रेशियो पूछा है। तो जो एफिशिएंसी रेशियो है उसका फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी रेशियो इक्वल्स टू एक्टिविटी रेशियो डिवाइड बाय कैपेसिटी रेशियो। तो इससे आपका एफिशिएंसी रेशियो आ जाएगा। तो एक्टिविटी रेशियो 80% दे रखा है क्वेश्चन में और कैपेसिटी रेशियो 120% दे रखा है। तो एफिशिएंसी रेशियो आ गया 66.67%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सो आज के लिए इतने क्वेश्चन, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।